Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in today's session मैं आप सभी के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी PhD एंट्रेंस टेस्ट में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है वो सिखा रही हूँ. एंड इन टुडेज सेशन हम पंजाब यूनिवर्सिटी PhD एंट्रेंस टेस्ट के जो 2022 साल के रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो देखने वाले हैं. सो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट से रिलेवेंट टू टॉपिक्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस प्रकार के MCQs आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर पूछे जाते हैं एट PhD एंट्रेंस टेस्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं एवरी टाइम PYQs ले रही हूँ ऑफ द 2022 ईयर, बिकॉज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के जो PYQs है वो अलग अलग है रिसर्च मेथोडोलॉजी के. दैट्स वाई सो स्टूडेंट्स इस सेशन को देखने के बाद आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग MCQs इन रिसर्च मेथोडोलॉजी. एज वेल आप सभी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी बिकॉज काफ़ी सारे जो PYQs होते हैं वो हर बार एग्जाम्स में ईच ईयर पूछे जाते हैं रिपीटेटिवली. सो इसका बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा. ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन. सो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है पंजाब यूनिवर्सिटी PhD एंट्रेंस टेस्ट जो है इस साल की वो 28 अगस्त को होने वाली है, जिसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड एज वेल आपको कंसर्न सब्जेक्ट के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो इस एंट्रेंस टेस्ट में आपको दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, MCQ टाइप क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस. 50% क्वेश्चंस आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के तरफ से पूछे जाएंगे एंड 50% क्वेश्चंस आपको कंसर्न सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे. सो स्टूडेंट्स इस PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स गारंटीड रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करके PhD एंट्रेंस टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई कर सकते हैं. इस कंप्लीट कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है. आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है. ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 MCQs. दैट्स ओवरऑल आप इसमें 400 MCQs सॉल्व कर सकते हैं. मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स उनका प्रिपरेशन जान सकते हैं एंड उनको अभी कितने प्रिपरेशन की ज़रूरत है वो भी जान सकते हैं. इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF भी प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से सारे स्टूडेंट्स ये इन सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हैं. दैट्स वाई उनको गारंटीड 80% जो MCQs है वो इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द PhD एंट्रेंस टेस्ट. और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है. ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. देखो कोर्स की फीस भी बहुत कम है विच इज़ ओनली 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी सारे ये टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कोर्स में कवर किया है, जिनके ऊपर आपको PhD एंट्रेंस टेस्ट में रिसर्च मेथोडोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन. अ हाइपोथेसिस इज नॉट डैश. नाउ हाइपोथेसिस क्या नहीं है? एंड इन्फॉर्म्ड अजम्पशन अबाउट अ सर्टेन फेनोमेनन, प्रेडिक्टिंग अ फैक्टर और इंटरप्रेटिंग एन ऑब्जर्वेशन. A conjecture that is grounded in support background originating from secondary research, an educated claim, a guess that directs the course of a research. So students हमने कितनी बार हाइपोथेसिस को पढ़ा है? हाइपोथेसिस इज नथिंग बट अ प्रेडिक्शन, जो प्रेडिक्शन हम करते हैं अबाउट द आउटकम्स ऑफ आवर रिसर्च. ओके, सो हाइपोथेसिस बेसिकली ये एक काफ़ी इन्फॉर्म्ड अजम्पशन होता है अबाउट अ सर्टेन फेनोमेनन जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, या फिर हाइपोथेसिस ये एक प्रेडिक्शन होता है अबाउट एन ऑब्जर्वेशन. ओके, सो पहला ऑप्शन हाइपोथेसिस का डेफिनेशन है. ओके, हाइपोथेसिस ये एक अनुमान होता है जो माध्यमिक अनुसंधान से उत्पन्न समर्थन,
पृष्ठभूमि पर आधारित है। सो बेसिकली जो सेकेंडरी रिसर्च होता है वहाँ से जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज हमें मिलता है, उसके आधार पर जो प्रेडिक्शन हम करते हैं, विच इज़ नथिंग बट व्हाट, हाइपोथेसिस। ओके, सो ये भी हाइपोथेसिस का डेफिनेशन है। हाइपोथेसिस ये एक एजुकेटेड क्लेम होता है, ओके, जिस क्लेम की मदद से बेसिकली हम काफ़ी सारे फैक्टर्स को टेस्ट कर सकते हैं थ्रू फर्दर रिसर्च एंड एज वेल हम काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। दैट्स वाई ये भी हाइपोथेसिस का डेफिनेशन है। दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा 4, बिकॉज हाइपोथेसिस ये कोई ऐसा सिंपल गेस नहीं है जो हमें रिसर्च करने के लिए डायरेक्शन दिखाता है। बेसिकली हाइपोथेसिस ये एक प्रेडिक्शन होता है अबाउट द रिसर्च आउटकम्स, एंड ये हाइपोथेसिस ये एक स्टेटमेंट होता है अबाउट अ रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, एंड इस हाइपोथेसिस की इंफॉर्मेशन बेसिकली हमें स्पेसिफिक फेनोमेनन से मिलती है, स्पेसिफिक नॉलेज से मिलती है, एंड बेसिकली दिस इज नथिंग बट व्हाट, एन एजुकेटेड क्लेम, जिस क्लेम को हम टेस्ट कर सकते हैं थ्रू फर्दर रिसर्च एंड एज वेल थ्रू फर्दर एक्सपेरिमेंट्स। ओके, the level of certainty that samples actually include the true population parameter is known as। now इनमें से कौन सी level of certainty ऐसी है, ओके, जिस लेवल ऑफ सर्टेनिटी में हम बताते हैं कि सैंपल्स जो है उसमें एक्चुअली वही सही पॉपुलेशन पैरामीटर है। सो उस लेवल ऑफ सर्टेनिटी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस रेंज, कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लिमिट। सो देखो, आपको यहाँ पे लेवल के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी लेवल ऑफ सर्टेनिटी ऐसी है जिसमें हम बताते हैं कि सैंपल्स में एक्चुअली वही सही पॉपुलेशन पैरामीटर अवेलेबल है। सो उस लेवल को क्या बोलोगे? सो इस लेवल को कहा जाता है कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग? कॉन्फिडेंस लेवल। सो बेसिकली ये जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी क्या है कि ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर फॉल्स विद इन सर्टन रेंज, जिस रेंज को कहा जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस लेवल में जितने भी सारे पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स एक रेंज में होते हैं एंड उस रेंज को कहा जाता है व्हाट? कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके, एंड ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल हम सैंपल डेटा के तरफ से कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिकली। ओके, एंड इसमें दो बाउंड्रीज होती है, लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट एंड अपर कॉन्फिडेंस लिमिट। आर यू गेटिंग? सो लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट का मतलब होता है कि सबसे लोएस्ट वैल्यू, मतलब सबसे लोएस्ट सैंपल डेटा की वैल्यू, एंड अपर कॉन्फिडेंस लिमिट का मतलब होता है कि सबसे बड़ी सैंपल डेटा की वैल्यू। आर यू गेटिंग? सो जो लेवल होता है, ओके, जिस लेवल के साथ हम बोलते हैं कि सैंपल में एक्चुअली वही सही पॉपुलेशन पैरामीटर है, उस लेवल को कहा जाता है व्हाट? कॉन्फिडेंस लेवल। सो कॉन्फिडेंस लेवल में जो पॉपुलेशन पैरामीटर की रेंज होती है, सो बेसिकली उस रेंज को कहा जाता है व्हाट? कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके, एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो डेटा के लिमिट्स होते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, उसे कहा जाता है व्हाट? कॉन्फिडेंस लिमिट। आर यू गेटिंग? सो हियर आपका जो सही आंसर आएगा विच इज 3। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि आपको लेवल के बारे में पूछा है, सो आप लेवल ही आंसर दोगे, कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, पंजाब यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स के पेपर 2 यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स कंसर्न सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसमें आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बेसिकली एमसीक्यूज सेक्शन में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स गारंटीड कंसर्न सब्जेक्ट पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन स्टडी मटेरियल की फीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का स्टडी मटेरियल करंटली अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
टू ज्वाइन आवर कोर्सेज स्टूडेंट्स, आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। देखो ये जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन स्टडी मटेरियल है ये आप सभी को एंट्रेंस टेस्ट में तो हेल्पफुल रहेगा ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशंस में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशंस में आप सभी को कंसर्न सब्जेक्ट के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, एट्रीब्यूट इज, नाउ व्हाट इज एट्रीब्यूट? अ कांस्टेंट दैट डिस्क्राइब्स अ सैंपल, अ कांस्टेंट दैट डिस्क्राइब्स अ पॉपुलेशन, अ कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन विच अ पॉपुलेशन कैन बी कैटेगराइज्ड, अ वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, एट्रीब्यूट ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके आधार पर हम पॉपुलेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो जेंडर है, एज है, ओके, जेंडर, एज, ओके, सो ये सब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके आधार पर हम पॉपुलेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एट्रीब्यूट, एंड दैट्स व्हाई इसका सही आंसर होगा 3, अ कैरेक्टरिस्टिक विच इज बेस्ड ऑन विच अ पॉपुलेशन कैन बी कैटेगराइज्ड। देखो एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल में काफी डिफरेंस है। एट्रीब्यूट ये एक वेरिएबल ही होता है, बट एट्रीब्यूट ये एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसे हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते। बट वेरिएबल जो है ये बेसिकली एक ऐसा एंटाइटी होता है जिसकी वैल्यूज हमेशा चेंज रहती है। एट्रीब्यूट की भी वैल्यू चेंज होती है, बट वेरिएबल को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल को आप न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर सकते हो, बट एट्रीब्यूट को आप न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दे सकते हो। दैट्स व्हाई एट्रीब्यूट ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, Which of the following measures are not used to describe a data set? Now इनमें से कौन सा मेजर ऐसा है जिसका इस्तेमाल हम डेटा सेट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज नहीं कर सकते? मेजर ऑफ शेप, मेजर ऑफ पोजीशन, मेजर ऑफ स्प्रेड, मेजर ऑफ साइज। सो स्टूडेंट्स, इनमें से सिर्फ एक ही मेजर ऐसा है जो हम डेटा सेट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, एंड वो है मेजर ऑफ साइज। बिकॉज मेजर ऑफ शेप का मतलब होता है कि आप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का शेप मेजर कर सकते हो। जैसे कि देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल शेप में है या फिर स्कीव्ड शेप में है। स्कीव्ड का मतलब होता है एसिमेट्रिकल। ओके, मतलब उसका कर्व कैसा है, सिमेट्रिकल है या फिर स्कीव्ड है। पोजीशन का मतलब होता है कि आप डेटा सेट में जितने भी सारे डेटा पॉइंट्स है उनका लोकेशन आप बता सकते हो। जैसे कि देखो आप मीडियन के आधार पर आप मिडिल डेटा वैल्यू को बता सकते हो। मोड से आप बता सकते हो कि कौन सी डेटा पॉइंट ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ व्हाट? मेजर ऑफ पोजीशन। मेजर ऑफ स्प्रेड से आप बता सकते हो कि आपके पूरे डेटा सेट में जो डेटा पॉइंट्स है वो मीन से कितने डेविएट हुए हैं और मीन से कितने स्प्रेड हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो रेंज है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ओके, देन हमने ये देखा था वेरिएंस वो है, राइट। सो ये सब के सब मेजर्स ऑफ स्प्रेड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है। सो दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, बिकॉज मेजर ऑफ साइज से आप बता नहीं सकते हो कि डेटा कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो आप, या फिर डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके बारे में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नाउ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही है? मीन इज नॉट सेंसिटिव टू आउटलायर्स। मीन ये आउटलायर्स से सेंसिटिव नहीं होता है, मतलब आउटलायर्स की वजह से मीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आउटलायर्स का मतलब होता है कि वेरी एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब वेरी लोएस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट या फिर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू इन द डेटा सेट। मोड इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स, सो मोड को आउटलायर्स की वजह से फर्क पड़ता है। मीडियन इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स। बोथ मोड एंड मीडियन आर नॉट सेंसिटिव टू आउटलायर्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया आउटलायर्स का मतलब होता है कि वेरी एक्सट्रीम वैल्यूज। ओके, सो इनमें से जो सही स्टेटमेंट है वो है 4, मोड एंड मीडियन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आउटलायर्स की वजह से, बिकॉज मोड का मतलब होता है कि ऐसा डेटा पॉइंट जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, एंड मीडियन यानी कि सबसे मिडल वैल्यू इन द होल डेटा सेट। ओके, सो एक्सट्रीम वैल्यूज अगर कोई उसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज में, देन उससे मोड एंड मीडियन की वैल्यूज चेंज नहीं होगी, बट मीन की वैल्यू चेंज होगी, बिकॉज मीन
इसका मतलब होता है कि एवरेज ऑफ द होल डेटा सेट, राइट, इंक्लूडिंग आउटलायर्स. सो अगर आप आउटलायर्स की वैल्यूज चेंज करोगे देन ऑब्वियसली मीन की वैल्यू भी चेंज होगी. ओके, दैट्स वाई मीन को फर्क पड़ेगा अगर आउटलायर्स की वैल्यू आप चेंज करते हो, बट मोड एंड मीडियन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. सो हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, 4. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज r इज +1 विच मीन्स कोरिलेशन इज. अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू +1 है देन इसका मतलब कोरिलेशन क्या है, वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है या फिर परफेक्ट पॉजिटिव है या फिर परफेक्ट निगेटिव है. ओके, सो स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली दो वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन कैसा है, वेदर वो परफेक्ट पॉजिटिव है, 0 है या फिर परफेक्ट निगेटिव है. अगर दो वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन परफेक्ट पॉजिटिव होता है देन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि r की वैल्यू ये +1 होती है. सो हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, 3, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव. परफेक्ट पॉजिटिव अगर कोरिलेशन होता है देन इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाते हो देन दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी बढ़ती है. ओके, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज. नाउ इस डेटा में हमें मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेदर वो 11 है, 9 है, 13 है या फिर 22 है. सो स्टूडेंट्स, मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए आपको इधर होल डेटा सेट को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. सो यहाँ पे हम पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं. सो 6, 8, 9, 13, 14, 17. ओके, सो हमने लगा दिया. सो अगर आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6 यानी कि इवन नंबर. सो अगर इवन नंबर होता है देन उसके लिए मीडियन का जो फॉर्मूला है वो ये है, मीडियन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यूज अपॉन 2. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरे डेटा सेट में जो दो मिडल वैल्यूज है वो है 9 एंड 13. सो आपको 9 एंड 13 का एवरेज निकालना है. ओके, सो 9 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2. सो 22 डिवाइडेड बाय 2 इज 11. सो आपकी जो मीडियन की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 11, दैट इज ऑप्शन 1. ओके, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू इज नोन एज. अगर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करे हो, अगर वो सही है देन उसे हम क्या बोलते हैं, टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर, बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स, नन ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, अगर नल हाइपोथेसिस सही होता है बट स्टिल अगर हम उसे रिजेक्ट करते हैं देन उसे कहा जाता है टाइप 1 एरर. सो दैट्स हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, 2. डेटा कलेक्टेड इन अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज. स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में जो डेटा को कलेक्ट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ऑर्डर्ड एरे, रॉ डेटा, कंटिन्यूअस डेटा, डिस्क्रीट डेटा. सो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में जिस डेटा को हम कलेक्ट करते हैं उसे कहा जाता है रॉ डेटा. रॉ डेटा ये एक अनप्रोसेस्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनएनालाइज्ड डेटा होता है, रॉ डेटा. ओके, सो रॉ डेटा में काफी सारे एरर्स होते हैं एंड दैट्स व्हाई उसे अनप्रोसेस्ड, अनएनालाइज्ड, ओके, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा कहा जाता है. एंड जब भी रॉ डेटा को हम कलेक्ट करते हैं इन द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन देन उसमें हम काफ़ी सारे चेंजेस करते हैं, जैसे कि हम उसे एडिट करते हैं, अगर उसमें एरर्स होते हैं उस एरर्स को हम रिमूव करते हैं एंड देन वो हमारे लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एंड एनालाइज्ड डेटा हो जाता है एंड जिस डेटा को हम हमारे रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं. दैट्स वाई जो डेटा हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट करते हैं उस डेटा को कहा जाता है व्हाट, रॉ डेटा. ओके, कंटिन्यूअस डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा ये दोनों भी डेटा के टाइप्स है. कंटिन्यूअस डेटा में जो डेटा पॉइंट्स की वैल्यूज होती है वो बेसिकली कंटिन्यूअस बेसिस पे होती है. मतलब जैसे कि अगर आप पॉइंट्स देते हो, डेसिमल पॉइंट्स, वो भी इंक्लूडेड होते हैं इसमें. मतलब इसमें कोई भी गैप नहीं होता है वैल्यूज के, जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 लाइक दैट. सो ये कंटिन्यूअस डेटा होता है. ओके, एंड डिस्क्रीट डेटा में होल डेटा का वैल्यू होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस.
ओके, ये कोई कंटिन्यूस डेटा नहीं होता है। ऑर्डर्ड एरे का मतलब होता है कि जब भी हम होल डेटा सेट को इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हो, वैसे जैसे कि हमने मीडियन को सॉल्व करने के लिए किया था, लाइक दैट। सो जब भी डेटा को हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, दैट ऑर्डर्ड डेटा इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑर्डर्ड एरे। एंड ऑर्डर्ड डेटा को लगाने के बाद हमें काफ़ी सारे यूजफुल उसके एप्लीकेशंस मिलते हैं, जैसे कि हम डेटा के पैटर्न्स एंड डेटा के ट्रेंड्स को हम जान सकते हैं। एंड अगर आपको किसी भी प्रकार के मेजरमेंट को क्वांटिफाई करना है, देन वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मीडियन को आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो काफ़ी सारे इसके एप्लीकेशंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ये किसका स्क्वायर रूट है, ओके, वेदर इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर रेंज या फिर मीन। सो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ये एक मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन है। एंड अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है, देन आपको पूरे डेटा सेट में जितने भी सारे डेटा पॉइंट्स है, ओके, उनकी जो वैल्यूज होती है, ओके, उन वैल्यूज को आपको मीन वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करना है। बेसिकली डेटा पॉइंट माइनस मीन वैल्यू जो होती है वो करके आपको उसका स्क्वायर निकालना है। एंड उसका जो स्क्वायर आपको मिलेगा, उन सारे स्क्वायर्स का आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। एंड उस एवरेज का जो स्क्वायर रूट आपको मिलेगा, विच इज नथिंग बट व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर योर सिंपल अंडरस्टैंडिंग आई विल गिव यू द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 to 10 तक डेटा पॉइंट्स है, जैसे कि देखो 1 2 3 4 एंड 10। सो यहाँ पे इन द होल डेटा सेट आपकी जो मीन वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5, राइट। सो 5 से जितने भी सारे डेटा पॉइंट्स है, जैसे कि 1 2 3 4 10, सो आपको क्या करना है, डेटा पॉइंट माइनस दिस मीन वैल्यू करना है, जैसे कि 1 - 5, 2 - 5, 3 - 5, 4 - 5, ये सब करना है आपको। एंड उनका आपको स्क्वायर करना है ऐसे। एंड इन सब का स्क्वायर करने के बाद आपको इनको ऐड करना है, सभी को ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसकी एवरेज वैल्यू आपको मिलेगी। इस एवरेज वैल्यू का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तब आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। एंड दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको समझ में आएगा कि आपके डेटा पॉइंट्स आपके मीन वैल्यू से कैसे डेविएट होते हैं, कैसे स्प्रेड हुए हैं वो। एंड बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, बिकॉज वेरिएंस का भी डेफिनेशन यही है, बट वेरिएंस में आप इस एवरेज का स्क्वायर रूट नहीं निकालते हो। एज इट इज जो एवरेज की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। दैट्स व्हाई standard deviation is nothing but the square root of variance, and variance is the square of standard deviation. So don't confuse in these concepts, okay? So students, आपका यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1, that is variance. So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood जितना भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है, but still अगर आपको कोई डाउट है, you can ask me in the comment box.